बीजाणु जनन जो हो रहा है वो कैसे होगा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं लघु बीजाणु जनन। इसे इंग्लिश में कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजेनेसिस। माइक्रोस्पोरेंजेनेसिस मतलब भाई माइक्रोस्पोरेन जेनेसिस मतलब आखिर उसके अंदर का लघु बीजाणुधानी पराग पुटी या पराग कोश कैसे बनाएगी, उसके अंदर का जो लघु बीजाणु है या लघु बीजाणु की मात्र कोशिका है वो लघु बीजाणु कैसे बनाएगी और वो फिर पराग कण कैसे बनाएगी, ये भविष्य के गद्य में है और आज का हमारा यही टॉपिक है। सुनते हैं ध्यान से। सबसे पहले एंथर देखिए। एंथर के अंदर हमने ये संरचना देखी, सिर्फ संरचना को देखो, डायग्राम वगैरह नहीं। इसके अंदर विशेष प्रकार का यहाँ पर बीजाणु जनन ऊतक होता है। ये ऊतक को हम कहते हैं पॉलन मदर सेल या लघु बीजाणु। ध्यान से सुनिएगा, डायग्राम लिख लीजिएगा। लघु बीजाणु मात्र कोशिका, ठीक बात है, पहले बेसिक समझ लो उसके बाद समझ में आ जाएगा। ये मात्र कोशिका जो मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। लघु बीजाणु मात्र कोशिका एज यू नो कि हमारी बॉडी है, इसलिए ये हमेशा द्विगुणित अवस्था में रहती है। एंजियोस्पर्म में द्विगुणित होते हैं ना, प्रीवियस क्लास में पढ़े हम द्विगुणित हैं। एंजियोस्पर्म द्विगुणित होता है, शैवाल एंड ब्रायोफाइटा द्विगुणित होते हैं, ये द्विगुणित रहेगा। अब क्या किया बेटा इसने किया यहाँ पर सबसे पहले अर्धसूत्री विभाजन। ध्यान से मेरी बात समझिएगा। और अर्धसूत्री प्रथम, जैसे ही वो अर्धसूत्री प्रथम विभाजन करेगा, इसका विभाजन जो है वो आधा हो जाएगा। गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाएगी? आधा। तो लघु बीजाणु मात्र कोशिका यहाँ पर जो है इसने अर्धसूत्री विभाजन किया और अगुणित कोशिकाओं का निर्माण कर लिया। ठीक है, अगुणित कोशिकाओं का निर्माण कर लिया। इसने अर्धसूत्री द्वितीय भी कर लिया और जब अर्धसूत्री द्वितीय कर लेगा, सेकंड भी कंप्लीट हो जाएगा, तो 4 माइक्रोस्पोर बनाएगा। 4 क्या बना दिया? लघु बीजाणु। तो बहुत आसान है बेटा, ध्यान से बस सुनिएगा कि लघु बीजाणु बना कैसे। तो सबसे पहले लघु बीजाणु मात्र कोशिका ने अर्धसूत्री प्रथम किया तो आधा विभाजन हो गया, अर्धसूत्री द्वितीय किया तो 2 से बन गए 4, 2 से कितने बन गए? 4 बन गए। अब 4 क्या बन गए? लघु बीजाणु बन गए। 4 क्या बन गए? लघु बीजाणु। और लघु बीजाणु आगे जाकर अपनी वृद्धि करेंगे और ये चारों अलग अलग प्रकार से वृद्धि करने के बाद चारों अलग अलग प्रकार से क्या निर्माण कर लेंगे बेटा? यहाँ पर पराग कण बन जाएंगे। तो वही लघु बीजाणु आगे जाकर पराग कण का निर्माण कर लेंगे। ये हमारा कॉन्सेप्ट डायग्राम में दिख रहा है, कहानियों में समझ आ रहा है, बनना ही चाहिए, एकदम बनना चाहिए, कोई परेशानी की बात नहीं होनी चाहिए। तो चाहे यहाँ पर समझिए चाहे अलग तरीके से समझिए, मुझे कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पर भी लिख लो, आगे भी समझा दूंगा कैसे बनता है, क्या बनता है वगैरह वगैरह। ये बस याद रखना कि जब ये चारों बनते हैं ना भाई, तो चारों एक ही जगह पर इकट्ठे होते हैं, अपन कहते हैं माइक्रोस्पोर का टेट्राड। क्या क्या मैंने सबसे पहले भाई हमारे पास में ये जगह था, ठीक है, ऐसा करके हमने बनाया जो था, ठीक है, ऐसी कोशिका जो थी, इसके बीच में कोशिकाएं थी। इन कोशिकाओं के बीच बीच में यहाँ पर कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं थी जिसे हम कहते हैं बीजाणु जनन ऊतक। बीजाणु जनन ऊतक कहते हैं। और इसी के पास में एक कोशिका थी जिसे हम कहते हैं, एकाध कोशिका हम लिख लेते हैं, जिसे कहते हैं लघु बीजाणु मात्र कोशिका। क्या कहते हैं? लघु बीजाणु मात्र कोशिका। ठीक है, अब ये आइए यहाँ पर अगला पॉइंट पढ़ते हैं, लघु बीजाणु मात्र कोशिका। ठीक है, मात्र कोशिका ने क्या किया? इसने किया अर्धसूत्री विभाजन। जैसे ही अर्धसूत्री, याद रखिएगा ये द्विगुणित रहता है, अर्धसूत्री प्रथम, इसके बाद यहाँ पर 2 कोशिकाएं बन गई। ठीक है, 2 कोशिकाएं, अगुणित और अगुणित 2 कोशिकाएं बन गई। फिर इसने किया अर्धसूत्री द्वितीय, अर्धसूत्री सेकंड कर दिया। अब इसके पास में ऐसी 4 कोशिकाएं बनने, कितनी कोशिकाएं? 4, और चारों आपस में जुड़ी हुई रही, तो इसे अपन कहते हैं बेटा कई बार माइक्रोस्पोर टेट्राड। माइक्रोस्पोर का क्या कहते हैं? टेट्राड। मतलब इसे अपन कहते हैं लघु बीजाणु चतुष्टक। चतुष्टक कहते हैं, 4 बन गया। अब ये जाके आगे परिपक्व होगा और चारों अलग अलग प्रकार से पराग कण का निर्माण कर लेंगे। और पराग कण में और इनमें क्या अंतर रहता है ये तो फिर हमें समझ में अभी आ ही जाएगा थोड़ी देर में। ठीक है, तो ये हमारी प्रक्रियाएं, इन प्रक्रियाओं को बहुत गहनता से समझिएगा। सबसे पहले क्या हुआ? लघु बीजाणु जनन जो कोशिकाएं हैं वो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा बीजाणु का चतुष्टक बना दी। सीधा सीधा बता दिया, पहला द्वितीय नहीं किया, इसने डायरेक्टली कह दिया कि चतुष्टक बन गए। अब क्या होता है? प्रत्येक कोशिका आगे जाकर कैसे डेवलप हुआ है? एक पराग मात्र कोशिका, पॉलन मदर सेल होती है, यही आगे जाकर पॉलन की मदर सेल। ये जो चारों बने हुए ना, यही आगे जाकर पराग की मदर सेल है। एक पराग मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को एक लघु बीजाणु जनन कहते हैं। एक पराग मात्र कोशिका से, याद रखिएगा, लघु बीजाणु मात्र कोशिका वही है, पराग मात्र कोशिका से लघु बीजाणु बनने की प्रक्रिया, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा ये बनने की प्रक्रिया लघु बीजाणु जनन कहती है, माइक्रोस्पोरेंजेनेसिस कहलाती है। ये जो अर्धसूत्री विभाजन बना है पूरा, यही पूरी प्रक्रिया यही कहलाएगी। क्या हुआ भाई? तो लघु बीजाणु की रचना के समय 4 प्रकार के समूह व्यवस्थित होते हैं, उसे लघु बीजाणु चतुष्टक कहते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं। दिखाया आपके सामने, एक दूसरे से विलग हो जाते हैं और परागकण के रूप में विकसित हो जाते हैं। बहुत बेसिक सा पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट बात, चाहे आप इस टॉपिक में समझ के रखिए चाहे वहां समझ के रखिए, मुझे कोई परेशानी नहीं है, अपने हिसाब से आप उसे याद रखिएगा। ये पूरी प्रक्रिया बेटा जरूर याद रखें, ये पूरी प्रक्रिया जो है आगे जाकर आप कहेंगे इसे लघु बीजाणु जनन कहेंगे आप इसे। उम्मीद है सभी बच्चों को ये कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हुआ होगा। ठीक है, ये सिंपल सी बात ध्यान रखिएगा कि हुआ कैसे, बहुत ज्यादा समय वेस्ट नहीं करने का इसमें। सबसे पहले 2 कोशिकाएं बनी, मतलब टेट्राड, टेट्राड से चतुष्टक, चतुष्टक की हर कोशिका आगे जाकर अपना 4 अलग अलग प्रकार का परागण बना लिया। खत्म कॉन्सेप्ट यहाँ पर। अब परागकण में से एक जो बना वो नर युग्मकोद्भिद है। नर युग्मक नहीं, अभी युग्मक नहीं बन गया, नर युग्मकोद्भिद है। उसकी क्या क्या संरचना होती है? तो जब हम परागकण में नर युग्मकोद्भिद को देखते हैं, प्रतिनिधित्व करता है, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, आपसे बोला जाएगा परागकण क्या है बेटा, आप याद रखेंगे, परागकण युग्मक नहीं, परागकण स्पर्म की तरह नहीं है। अभी परागकण आगे जाकर और विभाजन करेगा, परागकण आगे जाकर और विभाजन करेगा, तब जाके ये पूरी प्रक्रियाएं हो पाएंगी। समझ में आई मेरी बात? तो परागकण जो है वो आगे जाकर विभाजन करने के लिए वो नर युग्मकोद्भिद है, वो और विभाजन होगा तब जाके परागकण का पूरी निर्माण की प्रक्रिया हो पाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर परागकण के नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। देखते हैं अभी क्या करता है। ये जब बनता है तो इसके पास में सबसे पहली बात 2 परतें होती है। अगर हम देखें तो इसके पास में परागकण के पास में 2 परत होती है जिसे अपन स्पोरोडर्म कहते हैं।
स्पोरोडर्म कहते हैं। एक बाहर की परत और एक अंदर की परत, दोनों परत बहुत इंपॉर्टेंट है। बाह्य चोल जिसे हम एक्साइन कहते हैं, बाहर वाली परत, ये विशेष प्रकार के केमिकल की बनी रहती है जिसका नाम है स्पोरोपोलेन। आज तक कोई केमिकल बना नहीं है जो इस केमिकल को डाइजेस्ट कर सके। मोस्ट टफेस्ट पार्ट, दुनिया का आज तक ऐसा कोई एंजाइम, कोई भी केमिकल नहीं है जो इसे डाइजेस्ट मतलब पाचन कर सके इसका, ठीक है। तो स्पोरोपोलिन की बनी होती है जो अम्ल ताप से संरक्षित है और अभी तक कोई ज्ञात एंजाइम नहीं है जो स्पोरोपोलिन को निम्नीकृत या तोड़ सके, तोड़ इन द सेंस डाइजेस्ट कर सके। एक बात है, ये पहली बात हो गई। अंतःपरत परागकण जीवाश्म की भांति संरक्षित होते हैं। आपसे बोला जाएगा परागकण जीवाश्म की भांति संरक्षित क्यों होते हैं, आप कहेंगे स्पोरोपोलिन की वजह से। पढ़ा है तो पढ़े रहेगा, खराब नहीं होगा। आपको पता है बहुत सालों 10 साल पुराने जो परागकण अभी भी मिलते रहते हैं, ठीक है। स्पोरोपोलिन की अगर अनुपस्थित है, जहां पर ये नहीं रहेगा उसे हम जनन क्षेत्र कहते हैं। अभी मैं डायग्राम में आपको दिखाता हूं ये बात, इसे हम जनन क्षेत्र कहते हैं। अंतःचोल इंटाइन की है जो सेलुलोज और पेक्टिन की बनी हुई रहती है, सेलुलोज और पेक्टिन की बनी हुई रहती है। आइए डायग्राम में फटाफट। डायग्राम में हमने देखा कि सबसे पहले हमारे पास में एक विशेष प्रकार की परत है जो बाहर की तरफ में प्रेजेंट है। ये हमारे पास में, जैसे हमने ये मान लिया, ये एक्साइन हो गया। थोड़ा सा जल्दी बनाऊंगा, टॉपिक में बहुत ज्यादा हमारा समय नहीं जाना चाहिए, छोटा सा टॉपिक है। ये बाहर से जहां से कवर करके रखा हुआ है ये हो गया एक्साइन, ठीक। ये पोर्शन हमारा एक्साइन हो गया। इसके बीच बीच में एक खाली जगह दिखाई दे रही है, इसे हम कहते हैं जर्मपोर। जर्मपोर कहने के पीछे क्या रीजन है ये बाद में आपको समझ में आएगा, क्योंकि यहां से ना ये अंकुरण कर लेते हैं, इनको भी अंकुरण की आवश्यकता पड़ेगी तो ये बनेंगे। इसके बाद अंदर की तरफ एक और परत है जिसे हम कहते हैं इंटाइन। दोनों किससे किससे बनी हुई है ये बात ध्यान रखिएगा। एक्साइन मतलब बाह्य चोल, इंटाइन मतलब अंतःचोल, ठीक है। इंटाइन। अब ये जो है स्पोरोपोलेनिन की बनी हुई, स्पोरोपोलेनिन की बनी हुई है और ये बना हुआ है भाई आपका सेलुलोज एंड पेक्टिन का। बीच की खाली जगह जर्मपोर दिखाई देती है। अब इसके अंदर जो कोशिकाएं हैं ये जनरली दो कोश की अवस्था होती है, ध्यान रखिएगा। इसके अंदर जो अवस्था है वो दो कोश की अवस्था है, एक बड़ी कोशिका और एक छोटी कोशिका। छोटी कोशिका को हम कहते हैं जनरेटिव सेल और ऊपर वाले कोशिका को अपन कहते हैं वेजिटेटिव। ऊपर वाली कोशिका कायिक है, विभाजन केवल जनरेटिव ही करती है। आइए डायग्राम में देखते हैं। तो हमने देखा कि इसके पास में दो कोशिका है, ऊपर वाली बड़ी कोशिका का नाम है कायिक कोशिका, नीचे वाली छोटी कोशिका का नाम है जनन कोशिका, यही विभाजन करती है। आगे पॉइंट याद रखिएगा, ये जो जनरेटिव कोशिका, ये जनन कोशिका है ना, ये जनन कोशिका विभाजन करती है। आप यहाँ पर स्टार बनाकर ये जरूर लिखिएगा कि जनन कोशिका ही विभाजन करेगी। आगे थोड़ी देर बाद आपको समझ में आएगा, ये विभाजन करने के बाद यही दोनों विभाजन करता है और ये दोनों नर युग्मक का निर्माण करते हैं। क्या बनाते हैं? नर युग्मक का निर्माण करते हैं। तो नर युग्मक बनाने के लिए हमें ये चीजों की जरूरत पड़ती है। मुझे उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा, ठीक है। ये पॉइंट हो गया। तो परागकण का जीव द्रव्य अंदर प्लाज्मा झिल्ली भी रहती है, कोई परेशानी की बात नहीं है। इसमें परिपक्व होता है, दो कोशिका है, कायिक कोशिका ऊपर और जनन कोशिका नीचे। जो कायिक कोशिका है वो बड़ी है, वो न्यूट्रिशन देने का काम करता है, प्रचुर खाद्य भंडार है, विशाल अनियमित केंद्रक भी होता है, उसका कोई खास काम नहीं सिवाय न्यूट्रिशन देने का। जनन कोशिका छोटी होती है और यही आगे जाकर विभाजन करेगी। 60% पार्ट में यही दो कोश की अवस्थाओं में ये झड़ जाते हैं। 60% पार्ट में यही दो अवस्थाओं में ये झड़ जाते हैं। समझ में आई मेरी बात? कुछ में पहले से ही 3 कोश की अवस्था आ जाती है, लेकिन सामान्यतः ये 2 कोश की अवस्थाओं में ही रहेंगे। 60% आवृत्ति बीजियों में 2 कोश की अवस्थाओं में ही ये झड़ेंगे और ये फीमेल तक पहुंचते हैं। बाकी 40% में 3 कोश की अवस्था आ जाती है। मतलब क्या होता है, ये कायिक ऊपर का रहेगा ही रहेगा, अंदर की 2 कोशिकाएं, एक ये विभाजन हो गया, एक और विभाजन हो गया। तो शेष में जनन कोशिका जो है संतुलित विभाजन होकर परागकण झड़ने से पहले 3 कोश की अवस्था में नर युग्मक को बना लिया। ये बन गया एक मेल गैमेट 1 और ये बन गया मेल गैमेट 2। बहुत बेसिक सी बात। दोनों के स्ट्रक्चर आप ध्यान पे रखेंगे कि दोनों में मुख्य अंतर क्या है, मुख्य खास बात क्या है। इतनी बात भी अगर आपने याद रखी तो मुझे उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आ ही जाएंगी, कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। चलिए आइए इसके ऊपर कुछ सवाल बना लेते हैं, एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं कि पॉलन ग्रेन्स है क्या, ये क्या क्या करता है, कैसे अपने निर्माण करता है, क्या क्या इनकी खास बात है, पालन। आज हमने पढ़ा है फ्लावर के बारे में, हमने पढ़ा है फ्लावर के बारे में, फ्लावर के अलावा फिर हमने लघु उनकी संरचना के बारे में पढ़ा है, फिर लघु बीजाणु जनन को पढ़ा है और परागकण को भी हमने यहाँ पर